स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सूत्रम के हिंदी नीट चैनल पे। और हमने लास्ट जो लेक्चर 1 था हमारा, हमने उसमें ये पढ़ा था कि उपकला ऊतक क्या होता है, उपकला ऊतक के प्रकार क्या होते हैं, और ऊतक के बारे में हमने एक्चुअली जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर 1 था। तो आपको लेक्चर 1 चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपने मिस किया है तो आप पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की बात। और आगे का जो टॉपिक आज के लिए हमारा है वो है उपकला ऊतक कोशिकाएं जो है, यानी उपकला कोशिकाएं जो है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि हर कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रूपांतरण हो सकते हैं, मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। वो क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं कोशिकाओं की सतह पर, सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है। और उन रूपांतरण से उपकला ऊतक को क्या एक एडवांस फीचर मिल रहा है, यानी कि उनको क्या सुविधा मिल रही है, उस रूपांतरण को करने से क्या फायदा हो रहा है, या उसके बाद में उसके जो विभिन्न प्रकार बनेंगे, उपकला ऊतक के और विभिन्न प्रकार बनेंगे, इन रूपांतरणों के आधार पर उनको समझने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हम पहले ही रूपांतरणों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके विभिन्न जो प्रकार रूपांतरण से बनते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उपकला ऊतक के प्रकार एक तो हम कोशिकाओं की संरचना के आधार पर देखते हैं, फिर उनमें अंदर फिर जाओगे तो और प्रकार मिल जाएंगे, माने कि एक तो कोशिकाओं की संरचना के आधार पर प्रकार मिलेंगे, फिर उन प्रकारों में भी और क्या क्या है, उनके भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। तो जो उनके उप प्रकार हैं या उनके अंदर जो उदाहरण है उपकला ऊतक के, वो उदाहरण किसके आधार पर बनते हैं, वो उदाहरण कोशिका सतह पर होने वाले रूपांतरण के आधार पर बनते हैं। ठीक है, तो कोशिका सतह पर जो रूपांतरण होने हैं उनके बारे में हमें जानना है, जिसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला की स्वतंत्र सतह के कार्यात्मक रूपांतरण क्या है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में आप देखोगे तो मैंने बोला था कि जो सरफेस बाहर की तरफ फ्री सरफेस है, जिसको हम स्वतंत्र सतह कह रहे थे, उसी स्वतंत्र सतह पर कोशिकाओं की क्या होते हैं, रूपांतरण हो सकते हैं। क्या रूपांतरण हो सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या रूपांतरण हो सकते हैं, देखिए आप सभी ने नाम सुन रखे हैं और वही रूपांतरण हमें यहां पर पढ़ने हैं। क्या नाम सुने हमने, माइक्रोविलाई, जिसे हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। आप अगर देखेंगे तो आपने, अगर आप 11th में हैं तो भी आपने 9th 10th में पढ़ा होगा सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई के बारे में। ठीक है, और अगर आप आगे मतलब लाइक आपने 11th 12th कंप्लीट कर रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि सूक्ष्मांकुर हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है, हमारी आंत्र में क्या है, भोजन के अवशोषण में माइक्रोविलाई और विलाई यानी कि रसांकुर और सूक्ष्मांकुर दोनों का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहां पर जो उपकला ऊतक की जो सतह है, उपकला कोशिकाओं की जो सतह है, उस पर सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई एक रूपांतरण की तरह क्या है, उपस्थित है। और ये रूपांतरण क्यों हो रहा है ये भी हमारी समझ में आना चाहिए। तो ये रूपांतरण क्यों हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। और ये कैसे हो रहा है इसको पहले समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि माइक्रोविलाई दिखती कैसी है, कहां पर प्रेजेंट होगी, कैसे प्रेजेंट होगी। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डायग्राम। इस डायग्राम को आप देखिए, तो इस डायग्राम पे अगर हम देखते हैं तो ये है ये एक प्लाज्मा, एक उपकला कोशिका मान लीजिए। ठीक है ना, ये आपकी एक उपकला कोशिका है। इस एक उपकला कोशिका के ऊपर आप देखिए यहां जो है ये स्वतंत्र सतह होती है। इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बार बार बोला, लेक्चर 1 में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेक्चर 1 में मैंने बोला था कि ये क्या है, स्वतंत्र सतह है। अब इस स्वतंत्र सतह पर भाई ये जो सेल है, इस सेल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी प्लाज्मा कला, ठीक है, या कोशिका कला। ठीक है, अब इस कोशिका कला की स्वतंत्र सतह ये है, और इस स्वतंत्र सतह पर छोटे छोटे माइन्यूट, बहुत महीन, लेकिन ये डायग्राम आपको क्योंकि हमने इनलार्ज करके दिखाया, बड़ी सेल करके दिखा दी, और ये दिखाई नहीं देंगे ऐसे आपको। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिख रहा है, राइट। तो इसमें कोशिका झिल्ली ये दिख रही है आपको, ये कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, मैंने सारे मार्क नहीं करे क्योंकि आप जानते हैं सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, उनको हम पहचान सकते हैं। केंद्रक है नीचे बड़ा सा, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं कोशिका में, वो सारे कोशिकांग इसमें दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेनली किसकी, हमें बात करनी है सूक्ष्मांकुर की। तो सूक्ष्मांकुर ये जो प्रवर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे टाइनी से महीन उंगली नुमा प्रवर्ग जो दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। अब इनसे हो क्या रहा है, इनसे क्या फायदा होगा, तो देखिए एक छोटी सी बात समझते हैं कि लाइक अगर मैं कहता हूं कि आपके पास एक छोटी सी जगह है ना, एक छोटी सी जगह में मुझे क्या करना है, उसके अंदर किसी चीज को भर देना है। जैसे एक ट्यूब है हमारे पास, एक पाइप है हमारे पास, उस पाइप में मैं एक कपड़ा ठूंस देता हूं।
अब आप उसके अंदर ज्यादा कपड़ा ठूस सकते हो कम जगह में, ठीक है, क्योंकि कपड़ा जो है वो क्या एक मेम्ब्रेन की तरह है, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, कितना भी फोल्ड करके, जितना ज्यादा वो हो सकता है मतलब उतना ज्यादा फोल्ड करके अपन उसके अंदर पाइप के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको ठूस सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्यों भर, मान लीजिए आपने कहा कि भाई कपड़े को हमने इसके अंदर ठूस दिया, ठीक है, फिर आपने इसके अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया, तो कपड़ा जितना भी पानी को अवशोषित कर सकता होगा कपड़ा भी अवशोषित करेगा, और जो बाकी की जगह रह जाएगी उसमें भी पानी भर जाएगा, ठीक है। तो जब आप अब इस कपड़े को बाहर निकालेंगे, तो इस कपड़े को बाहर निकालिए, इसको पानी से अच्छे से भर दीजिए, फिर उसके बाद इस कपड़े को बाहर निकालते हैं, तो आपको क्या लगता है, जितना ट्यूब का आकार है, जितनी ट्यूब का साइज है, वॉल्यूम है, उतना ही पानी आपको कपड़े को निचोड़ने के बाद मिलेगा या ज्यादा पानी मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने पाइप में जितना भरा जाना था उससे ज्यादा क्या कर लिया, कपड़े ने अवशोषित कर लिया है, क्योंकि कपड़े की सतह ज्यादा है, कपड़े को आपने अच्छे से उसके अंदर क्या कर दिया, भर दिया, तो वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, या स्पंज ही भर देते हैं तो और ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आप एक छोटी सतह में ज्यादा सतह को, देखिए समझिए बात, छोटी जगह में ज्यादा सतह को, छोटी जगह में ज्यादा सतह को भर देंगे तो उससे क्या होगा, अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाएगा, अवशोषण सतह बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको स्ट्रेट बना देता, इसको बिल्कुल सीधा बना दीजिए आप, ये जो सूक्ष्मांकुर है इनको हटा दीजिए एक बार, तो सूक्ष्मांकुर यदि आप हटा देंगे तो ये सतह बिल्कुल क्या हो जाएगी, सपाट हो जाएगी, उससे जो एब्जॉर्ब हो सकता है उसकी तुलना में यहां पर जितने ज्यादा सूक्ष्मांकुर होंगे उतनी ही सतह क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उतना ही ज्यादा अवशोषण होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात समझ में आ गई कि नहीं आई, यस और नो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो अब इसके बाद क्या होता है कि साहब सूक्ष्मांकुर हैं क्या, कैसे बने हैं, क्यों क्या कार्य कर रहे हैं, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, मैंने बोला कि सूक्ष्मांकुर जो है वो छोटे प्रवर्त है, ठीक है, अति सूक्ष्म प्रवर्त है, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, गतिहीन होते हैं, ठीक है, इनमें मोटिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी आप और भी अन्य भी संरचनाएं पढ़ोगे तो उनमें क्या होगा, उनमें मोटिलिटी होती है, वो गति कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि उनमें संकुचन भी हो सकता है, तो ऐसी बहुत सारी संरचनाएं अपन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इनमें गति नहीं है, ये गतिहीन है, ठीक है। उसके बाद ये असंकुचनशील है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इनमें संकुचन भी नहीं होता, ये असंकुचनशील है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते, इनमें मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है, इनमें गति और संकुचन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, तो इनका कार्य जो है वो वही है जो मैं अभी आपको समझा रहा था, अवशोषण व श्रावण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, ये इनका कार्य है जहां भी ये उपस्थित हैं। यानी कि इससे हम एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं, एक बात का कंफर्मेशन दिमाग में सेट कर सकते हैं, ये एग्जांपल नहीं है, ये आप मान लीजिए कॉन्सेप्ट सेट हो रहा है, क्या कि जहां माइक्रोविलाई उपस्थित हैं, जिस किसी भी अंग में माइक्रोविलाई उपस्थित हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, उस अंग का कार्य है अवशोषण को बढ़ाना, उस अंग में अवशोषण की सतह को बढ़ाना, और उस अंग का कार्य हो गया अवशोषण। उसको अवशोषण की सतह को बढ़ाने के लिए उस अंग में कौन कार्य कर रहे हैं, सूक्ष्मांकुर बन गए। उस अंग की जो इनर लेयर है यानी आंतरिक सतह है, उस आंतरिक सतह पर उपकला कोशिकाएं होंगी, और उन उपकला कोशिकाओं पर सूक्ष्मांकुर एक प्लाज्मा कला के रूपांतरण के रूप में उपस्थित होंगे, जिससे कि उस अंग में जो भी कुछ एब्जॉर्ब करता है वहां से उसका अवशोषण सतह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनका कार्य है अवशोषण की सतह को बढ़ाना, अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये कार्य कर रहे हैं सूक्ष्म। उदाहरण क्या है, तो यहां से उदाहरण देख लीजिए, आंत्र की दीवार। अब आंत्र में क्या होता है, हम जो भोजन का पाचन करते हैं वो भोजन का पाचन आंत्र में पूर्ण होता है, और आंत्र से जो भोजन है, जो उसके न्यूट्रिएंट मिले हैं, जो हमें उससे पोषण मिला है, वो पोषण क्या होगा, वो पोषण आपका अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। और किसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा, वहां पर रसांकुर है, और रसांकुरों के ऊपर क्या है, सूक्ष्मांकुर है। तो आंत्र की दीवार में पाए जाते हैं। पित्ताशय में पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जो यानी कि पित्ताशय हमारा है, जो लीवर के साथ में, यकृत के साथ में जुड़ा हुआ एक छोटा सा पाउच है, उस पाउच में क्या होता है, उसमें हम क्या स्टोर करते हैं बेटा, उसमें पित्त स्टोर होता है, पित्त का संग्रहण होता है। तो पित्त के संग्रहण के लिए पित्ताशय भी क्या करता है, अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। तो पित्ताशय के आंतरिक सतह पर भी क्या होते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। नेफ्रॉन वृक्कों में पाए जाते हैं,
और ब्रक्को में, नेफ्रॉन में क्या पाई जाती है, एक कुंडलित संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन शॉर्ट क्या बोल दिया, पीसीटी। ठीक है, जिसे हिंदी में समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका की आंतरिक सतह पर भी क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, क्योंकि वहां भी पुनरावशोषण का कार्य होता है। वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं। जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे तब मैं ये बात आपको वापस क्लियर करूंगा कि यहां पर सूक्ष्मांकुरों का कार्य क्या है। इतनी बात कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल तो हमें यहीं से पता लग गए। तीन मैंने बोला कि आप समझ जाइए, सूक्ष्मांकुर वही होगा जहां अवशोषण का कार्य होगा, और इन तीनों जगह पर अवशोषण का कार्य होता है। तीनों अंगों में, तीनों संरचनाओं में अवशोषण का कार्य होता है, किसी न किसी पदार्थ का अवशोषण हो रहा है। तो अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वहां पर सूक्ष्मांकुर पाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला जो संरचना, अगला जो रूपांतरण है जो उपकला कोशिकाओं की सतह पर हो सकता है, वो कौन सा रूपांतरण है, वो है पक्षमाव, यानी कि सीलिया और काइनोसीलिया। तो सीलिया आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और सीलिया के बारे में ये भी हमने पढ़ा है कि सीलिया जो है वो मोटाइल होते हैं, उनमें गति होती, पश्चिमावीय गति भी पढ़ी है आपने, है ना। तो पश्चिमाव क्या कर रहे हैं, पश्चिमाव का कार्य क्या है और अंगों में इनके रूपांतरण से क्या हो रहा है। तो देखिए, ये आपकी उपकला कोशिकाएं ही है, किसी एक प्रकार की उपकला कोशिकाएं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इनकी जो स्वतंत्र सतह है, समस्त कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर आप देखिए ये छोटे छोटे पतले बाल जैसे, है ना, हेयर लाइक, ये संरचनाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे, ये क्या है आपके, ये पश्चिमाव है। तो लंबे बेलनाकार प्रवर्ध आधार से शीर्ष तक समान, लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, और आधार से लेकर शीर्ष तक क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे हेयर लाइक यानी बाल जैसी संरचना वाले संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, पश्चिमाव या सीलिया कहते हैं, या काइनोसीलिया कहते हैं। क्योंकि सीलिया का एक और टाइप भी होता है, तो इसलिए इनको एक्चुअली क्या बोलना चाहिए, इनको वास्तविकता में हम क्या कहते हैं, काइनोसीलिया कहते हैं। ठीक है, इनमें मूवमेंट होती है, तो इनमें गतिशील है, ये गतिशील है यानी कि गति हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आप बात करोगे तो इनमें संकुचनशीलता पाई जाती है, ये संकुचित हो सकते हैं, और संकुचित होने के कारण ही इनमें क्या होती है, गति होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा आगे देखेंगे तो अब इनके कार्य की बात करना है। कार्य क्या है, तो ये गति और चलन में सहायक होते हैं, लेकिन ये आपको गति नहीं दे रहे। आपकी कोशिकाओं में, उपकला कोशिकाओं पर रूपांतरण, तो ऐसा नहीं कि उन कोशिकाओं में गति शुरू हो जाएगी, उपकला कोशिकाएं गति कर रही, नहीं। अगर ये किसी जैसे बैक्टीरियम की, यानी बैक्टीरिया जो है जीवाणु की सतह पर पाए जाते हैं, जीवाणु कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं, तब ये उसको क्या कर सकते हैं, मोटिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारी कोशिकाओं में, हमारी कोशिकाएं जो है वो क्या है, अपनी जगह पर है, और उनकी सतह पर पश्चिमाव है। तो जहां भी वो कोशिकाएं आस्तरण बना रही हैं, जहां भी उपकला कोशिकाएं आस्तरण बना रही हैं, ठीक है, वहां पर जो पदार्थ वहां उस आस्तरण के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं, उन पदार्थों को गतिशीलता प्रदान करना, उनको आगे की ओर धकेलना, उनको हटाना, उनको बाहर निकालना, ये सारे कार्य झाड़ू लगा रहे हैं कुल मिला के, वो काम किसका है, पश्चिमाव का है। समझ में आ रही बात? तो ये गति व चलन में सहायक है। ठीक है, ये उपकला पर कणों व म्यूकस को विशिष्ट दिशा में मोड़ सकते हैं। अब आप देखिए, आपका ये ट्रैकिया है, जिसको आप क्या कहते हैं, श्वास नली। ये श्वास नली आपके लंग्स में जाके ओपन होती है, ठीक है, और यहां पर ब्रोंकाई बन जाते हैं हमारे, है ना। अब यहां पर क्या है कि साहब, जो आप देखते हैं यहां पर हमारे पास अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें म्यूकस है। ठीक है, हालांकि नासा कक्ष से और जो नासा पट है यहां से अगर हम देखें तो म्यूकस यहीं से क्या हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। म्यूकस कोशिकाएं यहीं पर पाई जाती हैं जो म्यूकस का स्रावण करती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। तो ये जो श्लेष्मा है यहाँ गले में, ये ट्रैकिया में, जब कभी भी क्या होगा, म्यूकस बढ़ जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं हवा के साथ, वायु के साथ, जो आप वायु को अंदर ले रहे हैं, तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल चले गए हैं, म्यूकस जमा हो गया, तो उस म्यूकस को क्या करते हैं, ये सीलिया इंट्रैप करते हैं, उसको पकड़ते हैं और बाहर धकेलने का कार्य करते हैं, ताकि वो अंदर लंग्स में ना जाए। तो हवा को फिल्टर कर रहे हैं, एक तरह से हवा को छानने का कार्य कर रहे हैं, जो एयर हम ले जा रहे हैं, जो हवा हम अब सो क्या कर रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, ठीक है, या इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पश्चिमाव की बात समझ में आ गई। पश्चिमाव का कार्य कुल मिला के क्या है, कणों को, पदार्थों को, म्यूकस को एक विशिष्ट दिशा में, एक डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है एक पश्चिमाव इधर फेंक रहा है, एक इधर फेंक रहा है, एक उधर फेंक रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही डायरेक्शन में, इधर तो इधर, इधर तो इधर, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में पदार्थों को क्या कराते हैं,
फेंकने का, बाहर की ओर धकेलने का, एक विशिष्ट दिशा में मोड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अगला मॉडिफिकेशन देखने से पहले इसके एग्जांपल देख लो। तो इसके एग्जांपल क्या है? खोखले अंगों की आंतरिक सतह, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय में, ठीक है, जहां पर क्या होगा, ट्रैकिया। तो गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब होती है। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? तो फैलोपियन ट्यूब वाला एग्जांपल अगर समझना चाहते हो तो देखो, फैलोपियन ट्यूब का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो लाइक क्या होगा कि ये मान लीजिए ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में यदि हम देखें तो यहां पर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में यदि हम देखते हैं तो क्या होता है? यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, फिम्बरी, और यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी ओवरी, ठीक है। तो ओवरी क्या करती है? ओवरी एग को रिलीज करेगी, ठीक है। ओवरी क्या करेगी? एग को रिलीज करती है, अंडे को क्या करती है, रिलीज करती है। तो एग रिलीज होगा, यहां से एग रिलीज होगा, ठीक है, ये एग हो गया, ये रिलीज हुआ। एग रिलीज होने के बाद कहा जाता है, ये इसके अंदर पहुंच गया, फिम्बरी से यहां से अवशोषित होता है और यहां पहुंच जाता है। फिर इसको, अब देखिए एग अपने आप, एग जो है उसके पास ऐसी कोई संरचना नहीं है जिससे कि वो गति करके ऊपर चला जाए, क्योंकि यहां इस ट्यूब में, इस ट्यूबुलर संरचना में, इस नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में इसको गति करनी है और कहां पहुंचना है? एम्पुला तक पहुंचना है। तो एम्पुला तक पहुंचने के लिए यहां पहुंचना है इसको, क्योंकि यही वो शुक्राणुओं से क्या करेगा, मिलेगा, और यहां क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का कार्य होता है, ठीक है, निषेचन का कार्य होता है। तो इस निषेचन के लिए शुक्राणु तो आ सकता है, क्यों? क्योंकि शुक्राणु के पास पूंछ है जो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल और मोटाइल, यानी गतिशील और संकुचनशील है, ठीक है। परंतु एग के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो एग को गति देने के लिए, यानी कि अंडाणु को गति देने के लिए, अंडाणु को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए क्या हुआ? अंडाणु को गति देने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी आंतरिक सतह पर, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की, फैलोपियन नलिका की आंतरिक सतह पर इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? जो आस्तरण बन रहा है फैलोपियन ट्यूब में, वो उपकला कोशिकाओं का ही आस्तरण होता है, और उसकी सतह पर इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? ये देखिए, ये काइनोसीलिया यानी कि पश्चिमाभ क्या करते हैं, पाए जाते हैं। और ये पश्चिमाभ क्या करते हैं? ये अंडाणु को ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं? धकेलने का कार्य करते हैं। तो इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया। इसी प्रकार से मैंने ट्रैकिया का एग्जाम्पल आपको बताया। अब एक और एग्जाम्पल है एपेंडाइमल उपकला। तो ये एपेंडाइमल उपकला कहां होती है भाई? इसको समझ लीजिए। तो एपेंडाइमा किसको कहते हैं पता है? एपेंडाइमा कहते हैं हम जो हमारे मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क आपका क्या है? खोखला है अंदर, ठीक है, अंदर क्या है? मस्तिष्क खोखला, ठीक है। वैसे मत समझना सर कह रहे हैं हमारा मस्तिष्क खोखला है। अंदर से हमारे मस्तिष्क में क्या है? गुहा बनी हुई है, एक वेंट्रिकल्स बनती है जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है ना, नाली जैसी संरचना है जिसमें एक द्रव्य भरा हुआ है, क्योंकि रक्त हमारे मस्तिष्क में नहीं जाता है, तो उसमें एक द्रव्य बनता है, और उस द्रव्य को आप क्या कहते हैं? CSF कहते हैं, है ना। वो द्रव्य, उस द्रव्य की गति के लिए, उस द्रव्य में मूवमेंट के लिए, ताकि वो द्रव्य वहां जमे नहीं, उसमें सारी चीजें, जैसे आपके ब्लड में क्या, ब्लड में क्या होता है? हमारे ब्लड में यूरिया भी है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी है, हमारे ब्लड सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करा रहा है। तो वो जो द्रव्य मस्तिष्क में बनता है बेटा, वो मस्तिष्क में जो द्रव्य बनता है वो छानने के द्वारा ही बनता है, ठीक है। किसके छन्ने से बनता है? रक्त के छन्ने से ही बनता है, CSF जो बनता है। तो उसमें गति होती रहे, वो द्रव्य एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए यहां पर क्या है, आप क्या लिखा? एपेंडाइमल उपकला। तो मस्तिष्क की गुहाओं में जो आस्तरण है उसे हम एपेंडाइमा कहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर, क्या लिखेगा? मस्तिष्क की गुहा के आस्तरण को हम क्या कहते हैं? एपेंडाइमा कहते हैं। मस्तिष्क गुहा, गुहाओं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल्स, ओके। ब्रेन वेंट्रिकल्स की का आस्तरण, उसे आप क्या कहेंगे बेटा? ब्रेन वेंट्रिकल्स के आस्तरण को हम क्या कहते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल्स के आस्तरण को हम कहते हैं एपेंडाइमा, जो नीचे लिखा हुआ है एपेंडाइमा, ठीक है, यही लिखा है ना, एपेंडाइमा, ठीक है बेटा। तो एपेंडाइमा क्या है? एपेंडाइमा क्या हो गया? मस्तिष्क गुहाओं का आस्तरण है। मस्तिष्क जो ब्रेन वेंट्रिकल्स हैं
उनका आस्तरण है और उस आस्तरण पर भी क्या पाए जाते हैं, काइनोसीलिया पाए जाते हैं, ताकि वहां सीएसएफ जो भरा होता है उसका क्या हो, मूवमेंट होता रहे, वो वहां पे रुके नहीं। अब सीएसएफ के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना, आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़े। ओके, अगला जो मॉडिफिकेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे इसको बोर्ड को रब करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड रब करके आता हूं, ठीक है, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए, तो अगला जो रूपांतरण होगा, अगला जो रूपांतरण है वो है दृढ़ पश्चिमाप यानी कि स्टीरियोसीलिया। तो स्टीरियोसीलिया जो होते हैं वो लंबे प्रवर्ध और शंक्वाकार है, ठीक है, लंबे प्रवर्धनुमा शंक्वाकार संरचनाएं होती हैं, वो है दृढ़ पश्चिमाप। अब सीलिया में और स्टीरियोसीलिया में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या डिफरेंस है? तो इनका आधार चौड़ा और शीर्ष सकरा होता है, और उसमें मैंने क्या बताया था अभी पीछे कि उनमें जो होता है वो नीचे से आधार से लेकर शीर्ष तक एक समान होते हैं, जबकि ये इनमें आधार चौड़ा होता है और शीर्ष क्या होता है, सकरा होता है। तो ये क्या बन जाते हैं, शंक्वाकार बन जाते हैं, ठीक है, और नुकीले दिखते हैं, तो वो स्टीरियोसीलिया हो गए, ठीक है। गतिशील होते हैं। अब देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, जो आपको बहुत कम लोग ही इस बात को बताते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो स्टीरियोसीलिया है वो सीलिया शब्द से हम उसे काइनोसीलिया यानी कि जो आपके पश्चिमाभ है उनके साथ रिलेट करते हैं, जबकि आपको मैं बता दूं कि दृढ़ पश्चिमाभ जो है वो सूक्ष्मांकुरों का परिवर्धन है एक तरह से, या उनमें परिवर्तन के बाद इनका क्या हो रहा है, निर्माण, उन्हीं का मॉडिफिकेशन कह सकते हैं आप सीधे सीधे। ये भी किसका रूपांतरण है, सूक्ष्मांकुरों का रूपांतरण, क्योंकि सूक्ष्मांकुरों के जैसे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि असंकुचनशील है ये भी, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये लंबे प्रवर्ध है, शंक्वाकार है, आधार चौड़ा, शीर्ष सकरा, ठीक है, ये असंकुचनशील है। इनमें भी क्या होता है, ये संकुचनशीलता नहीं रखते हैं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये अगतिशील है, ठीक है ना, ये क्या है, अगतिशील है, यहां पर अगतिशील लिखिए, ठीक है, अगतिशील, ठीक है, ये भी क्या है, नॉन मोटाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और क्या है, इनका कार्य क्या है, तो ये कहां पाए जाते हैं। आप बोलोगे सर अगर ये सूक्ष्मांकुरों का रूपांतरण है, तो सूक्ष्मांकुरों का रूपांतरण है तो सूक्ष्मांकुर ही वहां उपस्थित होने चाहिए थे जहां पर ये है, इनकी जरूरत ही क्या थी। तो ऐसा नहीं है, देखिए यहां जहां पर सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्मांकुर क्या है, सूक्ष्मांकुर का कार्य अवशोषण सतह को बढ़ा रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये साथ ही साथ ऐसी सरफेस भी बना रहे हैं जहां पर कोई भी पदार्थ या पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे ना हो पाए, क्योंकि ये क्या है, ये शीर्ष पर नुकीले और आधार पर चौड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से बनने के कारण क्या होता है, देखिए ये पाए कहां जा रहे हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। एपिडिडाइमस तथा वासा डिफरेंस, अब ये कहां होती है, तो एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंस कहां पाए जाते हैं, जरा ध्यान से याद करो, किसी को पता है तो देखिए क्या याद आएगा कि नर के जनन तंत्र में टेस्टिस यानी कि वृषण, तो वृषण की सतह पर एक अति कुंडलित नलिका पाई जाती है, यस और नो, ठीक है, पाई जाती है ना। तो इस अति कुंडलित नलिका को आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एपिडिडाइमिस, इसे क्या कहते हैं हम, एपिडिडाइमिस, यस और नो, ठीक है, इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस में क्या होता है, ये एपिडिडाइमिस हो गया। एपिडिडाइमिस में क्या होता है, शुक्राणुओं को एक टेम्परेरी स्टोरेज कहा जाता है, मतलब कि कम समय के लिए ये शुक्राणुओं को क्या करती है, स्टोर करने का कार्य करती है। जब वृषण से शुक्राणु बाहर निकल के आते हैं तो वो एपिडिडाइमिस में ही क्या होते हैं, स्टोर होते हैं कुछ समय के लिए, मैक्सिमम 1 महीने के लिए ना। वो सब बातें तो अपन आगे चैप्टर में करेंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तब बात करेंगे, जनन तंत्र की बात करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसके आगे ये खुलती है एक अन्य नलिका में, और इस नलिका को आप क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वासा डिफरेंसिया बोलिए या डिफरेंस बोलिए, ये बस किसमें फर्क है, ये सिर्फ किसका फर्क है, सिंगुलर प्लूरल का फर्क है, ठीक है। तो वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस आप बोल दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वृषण, वृषण से क्या होगा, शुक्राणु, शुक्राणु कहां जाएंगे, एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं,
फिर एपिडेराइमस से कहां बाहर किसके द्वारा निकलेंगे, वास डिफरेंस के द्वारा शुक्राणु जाएंगे यहां से। तो अब क्या होगा कि इनमें शुक्राणु जो है, शुक्राणु मिलियंस की संख्या में होते हैं, इकट्ठे होते हैं और उलझे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब देखिए मान लीजिए अगर एक काम, दो चीजें हैं, यहां से दो चीजें समझ के जाइएगा और जनन वाले तंत्र में आपको दिक्कत ना आए, जनन तंत्र वाले चैप्टर में दिक्कत ना आए। क्या कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने क्या किया, आपने एक चीज तो 9th में पढ़ ली है, क्या अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, वैसेक्टोमी करा लेता है। वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि अगर नर जो है, नर क्या करता है, वैसेक्टोमी करा लेता है, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है, या आप कहिए कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे, ठीक है। तो उसके तौर पे अगर क्या कराता है, वो क्या करा लेता है, वैसेक्टोमी कराता है। तो वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु स्खलित ना हो। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि शुक्राणु बाहर नहीं निकलते। कुछ समय के बाद जब ये कार्य हो जाता है, ये सर्जरी हो जाती है, जब ये ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं आप क्या, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, वास डिफरेंस को काट के हम क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, नॉट कर देते हैं, जिससे कि शुक्राणु बाहर नहीं निकलते। समझ में आ रही हो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि अब ये जो शुक्राणु है वो यहीं पड़े हुए हैं, कहां, एपिडेराइमस में, वास डिफरेंस में, ये बाहर ही नहीं निकल रहे। तो इनका क्या होगा, उन शुक्राणु कोशिकाओं का क्या होगा। दूसरी बात, अगर कोई पुरुष या नर स्खलित नहीं करता है लंबे समय तक, तो क्या होगा, शुक्राणु अपने आप बाहर तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो शुक्राणु कोशिकाएं यहीं पड़ी हुई है, तो फिर इनका क्या होगा। तो जो, अब वो सीधी सी बात है, जिन कोशिकाओं को आगे जगह नहीं मिली बढ़ने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, उनका कोई कार्य नहीं बचा, ठीक है भाई। फैक्ट्री से तो बन के निकल गए, वो वृषण से तो निकल गए। अब यहां स्टोर टेम्परेरी होता है, क्योंकि यहां हमेशा क्या कर रहा है, शुक्राणु बनते रहेंगे, तो वो भी बाहर निकल के एपिडेराइमस में आएंगे। तो इसलिए जो शुक्राणु कोशिकाएं इस एपिडेराइमस में या वास डिफरेंस में मृत हो जाएंगी, उन मृत शुक्राणु कोशिकाओं को, या जो शुक्राणु कोशिकाएं कार्य नहीं कर पा रही हैं, जो शुक्राणु कोशिकाएं कार्य के लिए लायक नहीं है, उसके कैपेबल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। शुक्राणु क्या है, मोटाइल नहीं है, शुक्राणु ठीक से उसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है ठीक से, तो उसमें भी मोटिलिटी वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से क्या होगा, उन शुक्राणुओं का पुनर्अवशोषण जो हो सकता है, या पुनर्अवशोषण अवशोषण जो हो सकता है, वो कहां से हो सकता है, इसकी सतह पर, आंतरिक सतह पर इन संरचनाओं की, दोनों की आंतरिक सतह पर क्या उपस्थित है, दृढ़ पश्चिमाप पाए जाते हैं, स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। और स्टीरियोसीलिया यहां पर क्या करते हैं, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ताकि जो भी यहां शुक्राणु, मृत शुक्राणु कोशिकाएं हैं या इमोटाइल शुक्राणु कोशिकाएं हैं, जो गति नहीं कर सकते, गतिहीन शुक्राणु कोशिकाएं, उनको अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, दृढ़ पश्चिमाप करते। इतनी बात समझ में आ गई आपको, यस और नो, ठीक है। तो आज के लिए ये था आपका मॉडिफिकेशन। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, उपकला ऊतक के और जो प्रकार हैं उनकी बात करेंगे, कोशिकाओं की संरचना के आधार पर, इन मॉडिफिकेशंस के आधार पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन। एंड तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्याएं हैं तो आप बता सकते हैं। और आपको यहाँ सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो आप सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू, गुड बाय।